स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट है आपका। और हम सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका सैंपल पेपर नंबर है सेकंड, एक ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया गया है। और ये सैंपल पेपर आपका टर्म 2 2021-22 यानी कि एनुअल मोड 2021-22 के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस जो पेपर है उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हिंदी में और इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बात करें अगर आपके टाइमिंग की, तो देख सकते हैं 2 घंटे की आपकी टाइमिंग है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 13 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो आपके 3 होने वाले हैं। खंड का में आपके जो है 7 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के। खंड ख में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के। खंड ग में आपके 3 प्रश्न होंगे 4 मार्क्स के। और आंतरिक विकल्प आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो समझ में आ गया पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है आपका। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है हमारा। यहाँ पे सेक्शन ए हमारे कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स में सबसे पहले हमारे प्रश्न है निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए। तो पूर्ण रूप में सबसे पहला है बीसीजी। तो बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बैसिलस कैलमिट ग्यूवेरियन। बैसिलस कैलमिट ग्यूवेरियन, क्षय रोगी प्रतिरोधी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रेस्टियन। उसके बाद है ओपीवी। तो ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ में आ गया आप सभी को हिंदी और इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, टॉडलर अवस्था में जूतों का क्या महत्व होता है? यानी कि जब टॉडलर अवस्था आती है तो इसमें जूतों का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शूज इन टॉडलर स्टेज? तो देखो भाई, जब बच्चे 1 से 2 वर्ष की आयु के होते हैं तो इसे हम कहते हैं टॉडलर अवस्था। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। वो अपना कार्य जो है वो स्वयं करना सीख जाते हैं, करना चाहते भी हैं। तो इसीलिए इस अवस्था में जूतों की आवश्यकता, जूतों का महत्व अधिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं। और जब प्रारंभिक ही अवस्था है तो सिंपल सी बात है, उनके लिए जूते अगर अच्छे होंगे तभी उनके आगे की जो चलने की प्रक्रिया वो और अच्छी होगी। तो इसीलिए जूते हो गए, मोजे हो गए या फिर चप्पल हो गए, ये उनके पहनावे के अनिवार्य अंग बन जाते हैं। और टॉडलर के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो परिधान हो सकता है वो होता है जबला। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को टॉडलर अवस्था में जूतों का महत्व। इंग्लिश में पूछेगा, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ शूज इन टॉडलर स्टेज 1 to 2 years। ठीक है, तो ये आप इसमें इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित करें। अब क्या करना है आपको? परिभाषा लिखनी। एक है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। और इंग्लिश में क्या है? ग्रोथ फंक्शन डेवलपमेंट, माइक्रो फंक्शन डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए अथवा में प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, मानव जीवन अवधि को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? यानी कि हाउ ह्यूमन लाइफ स्पैन कैन बी डिवाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न था, स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म। तो स्थूल का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका अर्थ होता है शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों से जुड़ा है। जैसे कि कंधे हो गए, जांग हो गए, पेट, ऊपरी भुजा आदि, ये सभी जो है वो स्थूल क्रियात्मक विकास को दर्शाते हैं। इन मांसपेशियों का प्रयोग करके हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। तो स्थूल क्रियात्मक विकास एक तरह से ये कह सकते हैं हमारे शरीर के बाहरी अंग में, मतलब हमारे शरीर का जो बाहरी भाग है, जो एक तरह से हम देख सकते हैं खुद को, तो उसमें जैसे कंधा हो गया, जंघा, पेट, ऊपरी भुजा, जो हमें हमारे उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, लेटने के लिए जो सहायता करते हैं, ठीक है, उन्हीं मांसपेशियों को क्या कहा गया है? स्थूल क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि सिंपल सी बात है, जो शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों की उनकी, जैसे कि छोटे छोटे क्या हो सकते हैं? उंगली हो सकती है, अंगूठे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो ग्रोथ फंक्शनल डेवलपमेंट एंड माइक्रो फंक्शनल डेवलपमेंट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव जीवन अवधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखो मानव जीवन अवधि को जो है टोटल 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहली है शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व विद्यालय वर्ष, जो कि 2 से 6 वर्ष के होते हैं। मध्य बाल्यावस्था ये 7 से 11 वर्ष की होती है। किशोर अवस्था 11 से 18 होती है। वयस्क 18 वर्ष से तथा उससे अधिक। इंग्लिश में देखें तो ह्यूमन लाइफ स्पैन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए आप सभी अपना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था। इसमें 2 प्रश्न थे आपके, कोई आपको एक एक करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, किसी व्यक्ति की पोषणात्मक स्थिति की जांच करने के लिए स्वास्थ्य व्यवसायियों के द्वारा किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सा इतिहास की विस्तृत जानकारी ली जाती है। रोगी का मानवीय माप किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि रोगी की जो जांच की गई है उनको लैब के आंकड़े और भौतिक मापों से संबंधित स्थापित किया जाता है।
और फिर ये देखा जाता है कि पोषणहीनता के जो प्रमुख कारण हैं उनके क्या परिणाम निकल सकते हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से निकल के सामने आती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट मेथड्स आर यूज्ड बाय हेल्थ प्रैक्टिशनर्स टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पर्सन। तो क्या क्या चीजें वो चेक करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए प्रैक्टिशनर्स। फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ में देखिए आपके फिर से दो एक मतलब ऑप्शन है इसमें। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, ड्राई क्लीनिंग किसे कहते हैं, और ड्राई क्लीन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले चिकनाई विलायक है उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले देखो ड्राई क्लीनिंग होता क्या है। तो बिना जल के वस्तुओं की धुलाई, यानी कि 100% इस धुलाई में वाटर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें विलेय कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ईथर आ सकता है, एसीटोन आ जाएगा, बेंजीन, कार्बन टेराक्लोराइड, ये आ गया। इंग्लिश में आएगा व्हाट इज ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग है क्या, अब कौन कौन से जो लुब्रिकेशन है यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अथवा में प्रश्न है वस्त्रों के भंडारण के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई चार लिखे, यानी कि जब आप वस्त्रों का भंडारण करने जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स, राइट एंड फोर। तो चार लिखते हैं भाई। देखो भंडारण से पूर्व हमें ध्यान रखने आवश्यक योग्य बातें। सबसे पहला, भंडारण से पूर्व कपड़ों को ठीक से सुखाना। ठीक है, सेकंड क्या है, दाग धब्बे हटाना तथा ड्राई क्लीन कराना एवं उन्हें प्रेस कराना, जितने भी कपड़े हैं। फटे हुए स्थान, टूटे हुए बटन, लेंस, तुरपाई, ये सभी जो चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए। जेबों को अंदर से बाहर तथा जो ट्राउजर है और बाजू को, ये दोनों को आपको क्या कर देना, उलट देना है। साथ ही साथ भंडारण की जगह को आप साफ सूखा और कीट मुक्त व गंदगी मुक्त आपको बनाना होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आप ध्यान रखेंगे कब, जब आप अपने वस्तुओं का भंडारण करने के लिए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए होंगे, आई होप आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय ग्राहक, ठीक है, क्या है प्रश्न, भारतीय ग्राहक को उपलब्ध 4 विशेष और निवेश विकल्पों की सूची बनाइए। तो वो कौन कौन से निवेश विकल्प हो सकते हैं बचत और निवेश के। तो देखो सबसे पहला हो सकता है डाकघर, स्वर्ण भी हो सकता है, घर और जमीन भी हो जाएगा, बैंक भी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है, राष्ट्रीय बचत योजना है, शेयर एवं ऋण पत्र भी है, म्यूचुअल निधि है, भविष्य निधि है, लोक भविष्य निधि है, पेंशन योजना है, जीवन बीमा है, चिकित्सा बीमा है। कई सारे जो बचत और निवेश विकल्प है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन होगा लिस्ट 4 सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू दी इंडियन कस्टमर। तो क्या क्या वो ऑप्शंस हैं जो हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति की एक सेकेंड, हाँ, व्यक्ति की चयापचय दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबॉलिक रेट ऑफ पर्सन। तो देखो क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए जो पदार्थ होते हैं उनके टूटने के लिए, उनको पचाने के लिए, नए घटकों के निर्माण में उपचय को सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। यानी कि हमने जो खाना खाया है उसको तोड़ने के लिए, उसको पचाने के लिए जो क्रिया होती है उसे चयापचय कहते हैं। जिस दर से ये क्रिया होती है उसी क्रिया को चयापचय दर कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है मेटाबॉलिक रेट, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन नंबर सी में हमारे कितने प्रश्न थे, टोटल 7 प्रश्न थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक चॉइस देखने को मिली। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th था इसमें एक चॉइस देखने को मिली। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 8वें में भी आपको चॉइस देखने को मिली है। प्रश्न क्या है देखो, सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, प्रश्न क्या है हमारा कि उच्च श्रेणी की योग्यता, ठीक है, उच्च श्रेणी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की कोई 6 तत्व आपको लिखने हैं, यानी कि राइट एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ पर्सन ऑफ हाई रैंक। तो देखते हैं कौन कौन से लिखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे, निम्नलिखित गुण समान रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से, उच्च आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 लिखे, आपको कोई 6 लिखने हैं। तो उच्च आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण, जिम्मेदार, वचनबद्ध, हंसमुख, दूसरे के प्रति चिंता का अभाव, पर्यावरण के प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति दयालु, आभारी, संतुष्ट व्यक्ति, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, स्वास्थ्य जीवन शैली का अनुसरण करना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता, प्रभावी ढंग से बात करने की क्षमता, निरंतर सीखने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन कौन से गुण हो गए ये तो समझ में आएगा हिंदी में। इंग्लिश में देख लीजिए, एक सेकेंड,
हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर क्या है हमारा? यहाँ से लिखेंगे द फॉलोइंग क्वालिटीज आर फाउंड इन कॉमन इन पर्सन ऑफ हाई रैंक। तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं देख सकते हैं यहाँ पे। 6 क्वालिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है, 6-7 क्वालिटीज हैं। इसी के अंदर ही आपको 8-10 क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिवारिक बजट की, ठीक है, पारिवारिक जब आप बजट बनाने जाते हैं तो उस योजना के कोई 3 लाभ बताइए। मेंशन 3 एडवांटेज ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग अ फैमिली बजट। तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो हमें समझाने। तो देखो, पारिवारिक बजट की योजना को बनाने के लाभ। सबसे पहला, नियोजन से परिवार जो है वो अपनी आय के इस्तेमाल की समीक्षा कर सकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवंटित राशि का कुल आय के संदर्भ में ध्यान किया जा सकता है। साथ ही साथ बजट से परिवार जो है वो उन लक्ष्यों को पहले प्राप्त करने के लिए अपनी आय का इस्तेमाल कर लेते हैं जिन्हें वे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। जो यानी कि जिस काम को आपको प्रायोरिटी देनी है वो इसमें सबसे पहले किया जाता है। बार बार बिना योजना के खर्च करने से धन की जो बर्बादी होती है वो बच जाती है, ठीक है। तो योजना बनाने के ये लाभ होते हैं। उसके बाद है फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग अ फैमिली बजट। तो कौन कौन से जो एडवांटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे आपके। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमसे पूछा गया है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनकी पोषण संबंधी कोई 4 आवश्यकताएं। आपको क्या लिखना है? 4 आवश्यकताएं। राइट एंड 4 न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो सबसे पहले स्कूल जाने वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो बड़े होते हैं, 9 वर्ष की आयु वाले होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पे बातें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली है ऊर्जा, दूसरी है प्रोटीन, ठीक है, तीसरी है लौह तत्व, चौथी है कैल्शियम एंड फोर्थ है लवण। तो अब देखो हम इसे कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऊर्जा, अधिक क्रियाशीलता, तेजी से वृद्धि, यानी कि उनमें अधिक क्रियाशीलता आ जाती है, वो तेजी से वृद्धि करते होते हैं। और लड़कों की जो मांसपेशियां हैं वो अधिक तेजी से वृद्धि करती हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो उसीलिए उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन, जब खेल कूद करते हैं, चोट लग जाती है या फिर शारीरिक वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, तो हम बच्चे को उचित मात्रा में प्रोटीन वगैरह ये अच्छी तरीके से चाहिए होता है। लौह तत्व, मानसिक स्राव, लड़कियों में मानसिक स्राव जब होता है तो उसके कारण रक्त के आयतन से क्या होता है कि जो लौह तत्व होता है उसको और बढ़ाने की अपने शरीर में आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम, हड्डियों में वृद्धि व अस्थि तंत्र विकसित होने के कारण कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता जाता है। लवण, जब आपको पसीना आता है या फिर शरीर की जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनमें सक्रियशीलता आ जाती है जिसमें सूक्ष्म लवणों की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उसमें लवण हमें अब अधिक महत्वपूर्ण लगता है। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश हिंदी में। अब समझ लीजिए इंग्लिश में। आफ्टर द एज ऑफ 9 द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कीप ऑन चेंजिंग। तो एनर्जी है, ठीक है, फिर प्रोटीन है, आयरन एलिमेंट है, कैल्शियम है एंड देन साल्ट। समझ गए क्वेश्चन नंबर 9 इजीली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए हमसे पूछा गया है बच्चों के वस्त्रों में वृद्धि के लिए गुंजाइश कैसे रख सकते हैं, यानी कि हाउ कैन वी मेक रूम फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रंस क्लोथ। लिखेंगे बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए कपड़ों की वृद्धि के लिए गुंजाइश निम्नलिखित होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि विशेष करके जब लंबाई बढ़ने के लिए हो, तो देखो विशेष अब क्या होता है लंबाई बढ़ने के लिए, परंतु इसका मतलब ये तो है नहीं है कि बच्चों की माप की अपेक्षा हम बहुत से कपड़े खरीद लाएं। यानी कि सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें बच्चों की जो माप है उसकी अपेक्षा अधिक बड़े हमें कपड़े नहीं खरीदने और ज्यादा उनके लिए कपड़े नहीं खरीदने, ठीक है, क्योंकि ना तो ये आरामदायक होते हैं ना ही तो सुरक्षित होते हैं। वस्त्रों को प्राथमिकता है, यानी कि जो वस्त्र है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि ना तो जो वस्त्र है वो ना तो ज्यादा ढीले हों ना तो ज्यादा टाइट हों, ठीक है, वो ऐसे हों जो अगर बच्चा पहने तो उन्हें अच्छे से सही से फिट आ सके। ऐसे कपड़े चुने जाने चाहिए जो कि सिकुड़ रहे, तो सूती आप चुन सकते हैं। पैंटों के जो निचले किनारे होते हैं उन पे अतिरिक्त कपड़ा लगा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे की लंबाई जो है वो बढ़ने पर पैंट को लंबा किया जा सके। यानी कि जो नीचे का आपका एडी का पैंट होता है यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लगा होना चाहिए, जब बड़े हों बच्चे तो उसी को खोल के और बड़ा किया जा सके। कंधों पर प्लेटें और चुनौटें होनी चाहिए जिससे शारीरिक चौड़ाई बढ़ने पर कपड़ों को ढीला करने की गुंजाइश हो। यानी कि देखो सबसे पहले तो पैंट के नीचे वाले हिस्से में, यानी कि जो आपका एडी वाला हिस्सा होता है एडी वाला, वहां पे थोड़े कपड़ा लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ कंधे जो है
और कंधों पर प्लेटें होनी चाहिए ताकि उसे हम और ढीला कर सकें। तो यानी कि एक कपड़े को जब लंबाई बढ़ती है तो उसके साथ कैसे और लंबा किया जा सकता है, ये समझाया गया। उसके बाद इंग्लिश में देख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड देयर शुड बी अ रूम फॉर ग्रोथ इन क्लोथिंग स्पेशली इन इंक्रीज दी लेंथ। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है। तो समझ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9, 10 ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा सेक्शन बी जो था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी की। अब देखो सेक्शन सी में हमारा जो है 4 मार्क्स के 3 प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि टोटल 12 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 11 क्या है? 11 है गंदगी क्या है? पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों की गंदगी को दूर करते हैं, यानी कि व्हाट इज डर्ट एंड हाउ डू वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट कंबाइन टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लॉथ। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर जो गंदगी है, ठीक है, होती क्या है। तो गंदगी देखो, कपड़े के ताने बाने यानी कि रेशे रेशे के बीच में फंसी हुई चिकनाई भी हो सकती है, काले भी हो सकती है, धूल मिट्टी भी हो सकती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जो कपड़ों की ऊपरी सतह पर होती है जिसे हम आसानी से हटा सकते हैं। एक वो होती है जो हमारी पसीने और चिकनाई की वजह से उस पर जम जाती है, जिसे आसानी से छुड़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए पानी, साबुन, डिटर्जेंट इनका उपयोग किया जाता है। अब देखो इनका उपयोग जब हम करते हैं तो इसकी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है, अब उसे समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, वस्त्रों को साफ करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी गंदे वस्त्र को पानी में डुबोया जाता है। तो पानी के संबंध में पहला पॉइंट, जिससे क्या होता है, जल कणों का संचालन, कपड़े में जो चिकनाई रहित गंदगी होती है, यानी कि चिकनाई के अलावा जो गंदगी होती है उसको हटाने में सहायक होता है। पानी में धोने से कुछ गंदगी तथा मिट्टी के कण हट तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं हटते हैं। उसके बाद आ जाता है साबुन तथा डिटर्जेंट। ये दोनों ही अभिकर्मक ऐसे होते हैं जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की रासायनिक घटना पाई जाती है जो सतह पर कार्य करते हैं और जो क्या कहते हैं, जो मटमैल होता है उसको निकाल देते हैं, और इसे ही हम सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, यानी कि पानी जो है वो जो रेसे होते हैं उन्हें मुलायम बना देते हैं। इससे जो है वो पानी कपड़ों को अच्छी अच्छी अधिक सहजता से सोख लेता है, जिससे डिटर्जेंट और साबुन अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं, और इस प्रकार से कपड़ों का जो मटमैलापन है उसे रोका जा सकता है और इसी तरीके से उन्हें साफ भी किया जा सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गंदगी क्या है और ये किस तरह से दूर की जा सकती है। आप बात समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए सबसे पहले तो आप बताएंगे कि डर्ट है क्या, ठीक है। टू व्हाट इज डर्ट यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद द प्रोग्रेस ऑफ क्लीनिंग विद वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट। वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट्स। तो आप इसे फिर यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब देखिए 12 जो है वो बहुत बड़ा प्रश्न है हमारा, ठीक है। सबसे पहला है, आपका भाई जो 10 वर्ष का है उसकी भोजन संबंधी आदतें लगातार बदलती रहती हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से कारक उसके भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यानी कि योर ब्रदर हु इज 10 years old are consistently changing eating habits, how would you identify which factors may be responsible for influencing his eating habits? ठीक है। और अथवा में है, विवेकपूर्ण व्यय के 4 सिद्धांत लिखिए, या फिर डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंट स्पेंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन है हमारा कि मेरा भाई जो 10 वर्षीय बच्चा है जो कि स्कूल भी जाता है, तो इस अवस्था में भोजन संबंधी आदतें बदलने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला है पारिवारिक माहौल। यह बच्चों की भोजन संबंधी आदतें और उनकी जो पसंद नापसंद होता है उसको प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि माता पिता जो है उन्हें पोषण से संबंधित ज्ञान होता ही नहीं है और वो उन्हें कुछ भी खिलाते रहते हैं। उसके बाद है मीडिया। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रचार माध्यम होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो खाद्य पदार्थों को इतना आकर्षक ढंग से प्रचार प्रसार करते हैं कि बच्चा जो है जिसे वो अच्छा लगता होगा वो नहीं अच्छा लगता, जो अच्छा नहीं लगता है फिर वो अच्छा लगने लगता है, तो जो पसंद होती है वो प्रभावित होती है। परंतु इनमें से जो कुछ बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं, जिससे कि खाने के बाद भी भूख लगती है और जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। फिर आता है मित्र। ये एक कहावत है कि खरबूजा जिस तरह से पकता है उसी तरीके से दूसरा खरबूजा भी पकता है, ठीक है। तो जब बच्चा जो है वो अन्य उम्र के बच्चों के संपर्क में आता है तो उनकी भोजन संबंधी जो प्राथमिकताएं होती है वो बदलने लगती हैं, तो वह भी वही भोजन लेना पसंद करता है जो भोजन उसके फ्रेंड्स लेते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। हर परिवार में इस आयु वर्ग के बच्चों को भी वही भोजन दिया जाता है जो परिवार के बड़े सदस्यों को दिया जाता है। परिवार के साथ भोजन करने से
बच्चों में अपने तथा दूसरे क्षेत्रों के भोजन के प्रति जो रुचि है वो जागृत होने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको उनको जो दक्षिणी भारतीय व्यंजन है जैसे कि इडली हो गए, डोसा, बड़ा, ये सभी अच्छे लगते हैं। फिर आता है अनियमित भोग। तो कई बार जो बच्चा है एक समय का तो भोजन अच्छी तरीके से खा लेगा, जबकि दूसरी बार आप उसे भोजन देंगे तो वो मना कर देगा। ये चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी रूप से एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसे भूख नहीं लगती है, और इसके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उसे दंड दे दें। तो बेसिकली देखो ये जो अनियमित भूख है ये एक इसका अलग पॉइंट है क्वेश्चन का। तो बेसिकली आपको 4 पॉइंट आपको जो ऊपर यहाँ पे बताए गए हैं वो याद रखने हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हिंदी में कंप्लीट हुआ। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लिखेंगे माय ब्रदर इज 10 ईयर ओल्ड काइंड हु आल्सो गोस टू स्कूल चेंजेस इन फाउंड हैबिट्स इन द स्टेज कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो फैमिली एनवायरनमेंट, मीडिया है, फ्रेंड है, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस है एंड इरेगुलर एप्टीट्यूड। समझ गए? अब आ जाइए दूसरा, विवेकपूर्ण व्यय के 4 सिद्धांत। तो देखते हैं। तो विवेकपूर्ण व्यय के 4 सिद्धांत, हाँ देखो, पहले तो एक भूमिका लिखेंगे कि परिवार जो है वो बचत करते करते अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है, और बचत के जो बुद्धिमत्ता पूर्ण यानी कि बचत करने के लिए जो बहुत जिनके पास दिमाग होता है वो क्या करते हैं, निवेश में ये ध्यान रखते हैं कि इसकी प्रकार अच्छे से वापसी हो सके, जैसे कि हमारा धन सुरक्षित हो, आवश्यकता पड़ने पर वो उसे वापस ले सके। तो अब समझिए इसके टोटल 4 सिद्धांत। तो सबसे पहला मूलधन की सुरक्षा। मूलधन पर यदि लाभांश या फिर जो ब्याज हमें अर्जित करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो काम है वो ये जरूरी है कि हमारा मूलधन सबसे पहले तो सुरक्षित रहे, और सुरक्षित निवेश के लिए मूलधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, लोक भविष्य निधि है, किसान विकास पत्र है, बैंकों में सावधि जमा खाता है, ये सभी क्या है, मूलधन की सुरक्षा करते हैं। अब मान लीजिए आपके बैंक में अगर 10,000 रुपए है, ठीक है, अब उन 10,000 रुपए पे आपको महीने में मिनिमम नहीं तो 10 से 20 रुपए जो ब्याज है वो आपको मिलता ही रहता है। तो मूलधन भी है आपका और ब्याज भी आपको मिल रहा है। तो राशि जितनी बड़ी होगी मूलधन भी उतना बड़ा मिलेगा। उसके बाद है सुलभ पहुंच और सुविधा। जब आप निवेश कर रहे हो यानी कि जब आप पैसा लगा रहे हैं, पैसा रख रहे हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में, उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि यहाँ पे हमारा धन सुरक्षित है और यहाँ पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं या नहीं। उसके बाद है प्रति लाभ के तर्क संगत दर। इससे क्या मतलब है कि प्रति, एक सेकेंड, ये लाभ नहीं लाख होना चाहिए, प्रति लाख। तो प्रति लाख की दर जितनी अधिक होगी जोखिम, यानी कि जितना प्रति लाख पैसा अधिक होगा उतना ही आपको जोखिम और अधिक उठाना पड़ेगा। जैसे कि धन को निवेश करने से पहले व्यक्ति को विभिन्न योजनाएं बनानी पड़ती हैं, विभिन्न विकल्प खोजने पड़ते हैं, जो खतरे होते हैं उनकी तुलना करनी पड़ती है। उसके बाद है तरलता। कोई निवेश जितना अधिक तरल होगा उसकी कीमत उतनी अधिक होगी, यानी कि कोई भी निवेश जो है वो जितना अधिक तरल होता चला जाएगा उसकी कीमत भी उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो निवेशक है उसको इसकी आय कम होगी। ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे। तो विवेकपूर्ण व्यय के ये 4 सिद्धांत हैं जो कि आपको इजीली तरीके से समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश में समझिए। तो इंग्लिश में दी फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंट स्पेंडिंग। तो कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट, इजी एक्सेस एंड कन्वीनियंस, रैशनल रेट ऑफ रिटर्न एंड लिक्विडिटी। समझ गए? आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है जो बच्चे होते हैं, बच्चों के परिधान की कोई 4 विशेषताओं की चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस एनी 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रंस क्लोथिंग। तो कौन कौन सी 4 विशेषताएं हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है, हालांकि है 4 मार्क्स का, लेकिन इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, सिंपल। तो देखो सबसे पहला है आराम और सुविधा। एक्रेलिक, सूती और नायलॉन ऐसे जो मिश्रित जो वस्त्र होते हैं उनकी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के दौरान अपने लचीलेपन के कारण वो सुविधाजनक रहते हैं। सुरक्षा, बहुत ही ढीले लटके हुए कपड़ों से उलझ कर गिरने का भय रहता है, इसीलिए वे कपड़े खरीदें जो भली प्रकार से फिट रहे। स्वयं सहायता, यानी कि जो कपड़े हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे जो है वो स्वयं आसानी से उतार भी सके और आसानी से उन्हें पहन भी सकें। वृद्धि के लिए गुंजाइश, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को देखते हुए वस्त्र को लंबा करने की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि पैंट या फ्रॉक के निचले हिस्से पर अतिरिक्त और सिलाई जो है मुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो सिकुड़े नहीं। ठीक है? तो बच्चों के परिधान की ये 4 आवश्यकताएं यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब इंग्लिश में समझेंगे। तो इंग्लिश में देखिए,
4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस क्लोथिंग। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, सेफ्टी, सेल्फ हेल्प एंड स्पेस ऑफ ग्रोथ। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा ये जो है सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज की हमारी बच्चों वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको आपका जो सैंपल पेपर है वो इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, खंड क्या है आपका, ये 2 मार्क्स के 7 प्रश्न है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पे, और जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर भी आपके अपलोड कर दिए गए हैं, वो वीडियो नहीं देखें तो उन्हें भी देखिएगा। साथ ही साथ जो सैंपल पेपर्स हैं वो आपके और भी आ रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। लेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।